बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप अच्छे होंगे। एंड 2-3 वीडियोस पिछले दिनों से मैंने ड्यूरिंग ट्रैवल जो है वो की और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके लिए सबसे पहले तो आपका मैं जो है बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने वीडियोस को लाइक किया, उस पर कमेंट्स किए। और अगेन आपके कुछ इमिग्रेशन के हवाले से बड़े इंटरेस्टिंग सवालात आए हुए थे। मैंने कहा कि उसका भी मैं जवाब दूँ। आज फ्राइडे है, जुमा, और आप सबको जुमा भी मुबारक हो। 2 दिसंबर है जी आज। और आज 5 o'clock UK टाइम जो है मैं आपके साथ अपने ऑफिस से जो है वो लाइव फ़ोन कॉल्स जो हैं वो भी मैं लूँगा। और ऑफिस का जो नंबर है वो स्क्रीन पे भी आएगा, तो वहाँ पे आप मुझसे लाइव इमिग्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। चलिए, अच्छा, एक पहला सवाल था, ये किसी दोस्त ने भेजा था। उन्होंने कहा था कि जी के निकाह जो है, निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या किया जाए। देखिए, जो मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो पाकिस्तान में, मुझे आपने क्लियर मेंशन नहीं किया कि निकाहनामा जो है वो कहाँ पे आपने रजिस्टर्ड करने की बात कर रहे हैं। अगर तो आप वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि चूँकि वहाँ का जो यूनियन काउंसिल्स होती हैं, वहाँ का रजिस्ट्रार ऑफिस जो होता है, और इसके अलावा जो नादरा जो है, चूँकि वो ऑफिशियल डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसकी वजह से वो वहाँ पे रजिस्टर्ड आपके लिए करवाना लाजमी है। उसके लिए अब मुझे आपकी बात से क्लैरिटी नहीं आई कि क्या आपने कहीं ऑनलाइन निकाह किया है जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, या वहाँ पे आपने अगर फिज़िकली निकाह किया है तो उसके लिए तो वो ID कार्ड आपका लाजमी देखते हैं, फिर उसके बाद वो निकाह को रजिस्टर्ड करते हैं। और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इश्यूज़ आने चाहिए। नंबर 1, अगर आप बात कर रहे हैं जी कि UK में मैरिज को रजिस्टर्ड करने की, तो उसका सिस्टम ये होता है कि आप जिस जोन में आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहाँ पे मिनिमम आप 7 डेज़ से वहाँ पे रहते हों। तो लास्ट 7 डेज़ से आप जहाँ पे रहते होंगे, आपका कोई ना कोई वहाँ का प्रूफ ऑफ एड्रेस जो है वो होना चाहिए। फिर आपके पास आपकी वैलिड ID जो है वो होनी चाहिए। आपके पास वैलिड लीव टू रिमेन या वैलिड वीज़ा आपका, चाहे कोई सा भी हो, विजिटर वीज़ा ना हो। मैरिज विजिटर वीज़ा हो सकता है लेकिन विजिटर वीज़ा ना हो। और स्टूडेंट हैं या आप कोई सा भी आपका ID है आपके पास, तो आप बिल्कुल वहाँ पे लोकल UK में भी मैरिज जो है उसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल मुझे लगा कि इन्होंने पूछा जी कि ड्यू टू कोविड की वजह से जो था ये फैमिली परमिट अपना अप्लाई नहीं कर सके। तो ऑब्वियसली इनके जो हस्बैंड होंगे वो EU नेशनल हैं, और ये उसके बाद इन्होंने लिखा है कि कुछ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, कुछ कोविड की वजह से जो था हम अप्लाई नहीं कर सके। तो अभी क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, ये सवाल है जी। देखिए, ऑब्वियसली एवरीवन नोज़ कि ब्रेग्जिट हो चुका हुआ है, तो ब्रेग्जिट के बाद जो है वो जो एक डेडलाइन थी, एक टाइम फ्रेम था, वो ख़त्म हो गया। लेकिन क्या इसके बावजूद स्टिल हम अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज़ येस। अभी भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टांसिस थे या कोई स्पेशल रीजंस थी जिसकी वजह से वो जो था ऑन टाइम जो था अप्लाई को नहीं कर सका, तो उसमें इमिग्रेशन रूल्स में जो है उनको रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर किसी की ऐसी सिचुएशन है, करीबी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है या कोविड की वजह से किसी को कोई ऐसे इश्यूज़ थे, तो आप अपनी कंपेलिंग एंड कंपैशनेट सर्कमस्टांसिस जो हैं वो उनको एक्सप्लेन कीजिए, और बिल्कुल आप एप्लीकेशन कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई वकील है तो थ्रू वकील आप करवा लीजिए। अगर आपके पास कोई वकील नहीं है तो अगर आप हमसे भी रब्ता करना चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं। लेकिन यह है कि एप्लीकेशन जो है अभी भी स्टिल लोग कर रहे हैं उसमें, और उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको जस्टिफिकेशन और उसकी रीज़न जो है वो साथ में लिखनी पड़ती है। क्रिसमस हॉलीडेज़ और इसके अलावा पूछा है जी कि कब तक की हैं, नंबर 1। एंड द सेकंड इज़ के ये क्या ड्यूरिंग दिस क्रिसमस हॉलीडेज़ पीरियड के दौरान जो है इमिग्रेशन जो है वो काम करती रहती है या वो क्लोज़ हो जाती है। देखिए, एक तो ये है कि जो क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं वो 18 दिसंबर 18 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक जो है, 1 जनवरी न्यू ईयर आ गया, 2 जनवरी तक जो है वो हॉलीडेज़ चलती हैं, और इमिग्रेशन जो है वो उन दिनों काम नहीं करती, चूँकि वो हॉलीडे ब्रेक होती है उनकी, तो उसकी वजह से वो काम नहीं कर रहे होते हैं। सो इसलिए इसके अलावा भी जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे भी जो है वो भी ऑलवेज़ माइनस होता है। और फिर उसके बाद अगर हम कहते हैं ना वीक, 1 वीक जो है, तो 1 वीक जो है वो ऑलवेज़ 5 वर्किंग डेज़ जो है वो काउंट होता है।
और सेकंड ये क्रिसमस हॉलीडेज़, फिर बैंक हॉलीडेज़, ये सारी की सारी जो है ये डेज़ जो हैं ये माइनस होते हैं। आपको साथ साथ थोड़ी सी सैर भी करवा दूँ। इमिग्रेशन तो चलती रहती है सारी ज़िंदगी। ये सिगरेट और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जूस पिए, दूध पीजिए और फ्रेश वेजिटेबल्स वगैरह खाइए, ऐसी चीज़ों से परहेज़ कीजिए। सेहत भी ख़राब और गुनाह लाजम। किसी भाई साहब का बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी कि स्पाउस वीज़ा के हवाले से इन्होंने लिखा था कि ऑब्वियसली इनको फ़ी वेवर इनकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होगी किसी वजह से पार्शली हुई है या फुल हुई है, इसका इन्होंने मेंशन नहीं किया। एनीवेज़ फ़ी वेवर जो है एक्सेप्ट होगी, लेकिन अभी इनका सवाल है जी कि आगे इन्होंने स्पाउस वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है, तो उसमें जो 18,600 का थ्रेश होल्ड है वो क्या इनको दिखाना पड़ेगा या नहीं, नंबर 1। अच्छा, और देखिए एक तो नॉर्मल केस में तो ये होता है कि 18,600 आपको शो करवाना होता है, ये लाजमी होता है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन कैसे एक्सेप्ट हुई है। अगर तो फ़ी वेवर की एप्लीकेशन आपके फ़ाइनेंशियल हालात की वजह से एक्सेप्ट हुई है, आपने मेंशन किया है कि आप अफोर्ड नहीं करते हैं या ऐसी सिचुएशन है, दैट्स वाई तो फ़ी वेवर एक्सेप्ट होती है। अगर इस वजह से आपकी फ़ी वेवर एक्सेप्ट हुई है तो फिर तो आप 18,600 वाला जो थ्रेश होल्ड है उससे भी आप एग्जेम्प्टेड होंगे, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि आप को जो है उसमें 18,600 शो करवाना होगा। ठीक है जी, ये तो क्लियर आ गया उस पर। आई थिंक आपको इस पॉइंट के ऊपर उनसे आर्ग्यू करने चाहिए और जब भी आप एप्लीकेशन करें उनको कन्विंस करें, नंबर 1। चलिए अब इसी सवाल का अगर हम सेकंड पार्ट की तरफ आएँ कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं स्पाउस वीज़ा में जो है, तो स्पाउस वीज़ा की जो मेन रिक्वायरमेंट है जी वो यही है कि 18,600 जो है आपने वाइफ का थ्रेश होल्ड जो है वो अपने शो करवाना होता है 18,600, और उसके बाद अगर जो पहला बच्चा है फर्स्ट चाइल्ड जो है उसका अपने 3,800 पाउंड जो हैं वो ऐड होते हैं। 18,600 प्लस 3,800 आ गया, और उसके बाद जो सेकंड बेबी है जी उसका 2,400 है गालबन। तो इसी तरह बच्चे जो हैं वो बढ़ते जाएं, लेकिन उसकी जो अमाउंट है वो उतनी ही रहती है 2,400 जो है। सो आई थिंक 3,800 पाउंड 3,800 पहले का, 2,400 पाउंड सेकंड का और 2,200 पाउंड समथिंग जो है वो थर्ड का है। तो लेकिन ये 18,600 से टॉप अप करने के बाद है, उसके ऊपर ये आपको लगाना पड़ेगा। तो बहरहाल आपका केस मैंने दोनों पॉइंट्स आपको बता दिए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जो है अगर आपकी फ़ी वेवर एक्सेप्ट हुई है तो आप 18,600 से डेफिनेटली जो है वो उसमें भी आप एग्जेम्प्टेड होंगे जी। एक और बड़ा मज़ेदार सवाल जी, और इसमें यह है कि इन्होंने स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई किया था और इनका स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है इनका तो आ गया, लेकिन इनके जो डिपेंडेंट हैं उनका अभी तक पेंडिंग है। इस किस्म के आजकल काफ़ी जो है इश्यूज़ आ रहे हैं जी, बहुत से लोगों के आ रहे हैं इशूज़, और उसमें वो कहते हैं जी कि मेन वीज़ा इशू हो जाता है, डिपेंडेंट का वीज़ा जो है उसमें रीज़न्स क्या होती हैं कि वो डिले होता है। देखिए उसकी वजह ये होती है कि नंबर 1 तो जब को बच्चे हों, किसी के बच्चों का स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो डिपेंडेंट होता है उसमें इश्यूज़ की रीज़न एक तो ये होती है कि उसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट या इस किस्म के जो डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं उसमें उनको मे बी सम टाइम थोड़ा क्लैरिटी नहीं होती कि जी के ये किसी का हस्बैंड की सेकंड मैरिज होती है, सम टाइम वाइफ की सेकंड मैरिज होती है, सम टाइम अगर दोनों की भी है तो वो मैरिज सर्टिफिकेट में या उसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो उनको क्लैरिटी को दिखाई नहीं दे रही होती है, सम टाइम वैसे ही डाउट हो जाता है उनको, तो उस वजह से भी वो डिले हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि वाइफ का डिपेंडेंट वीज़ा जो था एज अ स्किल्ड जो है तो उसमें क्यों डिले है, मेरा आधा सवाल ही रह गया, क्योंकि वो मशीन में ये जो थी ना जी इस पर मैं ऐसे ही बैठ गया तो वो बार बार अपनी ज़बान में कह रही थी कि भाईजान पैसे पाएंगे तो फिर मैं टुरना, नहीं तो अंज नहीं टुरना, तो वो उसकी वजह से वो आवाज़ें निकाल रही थी, तो मैं उठ ही गया। अच्छा, उसमें यह है कि डिपेंडेंट स्किल्ड वर्कर वीज़ा में इश्यूज़ ये होते हैं कि वो मैरिज सर्टिफिकेट या इस किस्म के उनको वो हैप्पी नहीं होते या क्लियर नहीं होते या डाउट होता है थोड़ा बहुत, या सेकंड मैरिज है या फर्स्ट मैरिज है,
सो इस वजह से सम टाइम ये डिले हो जाते हैं, लेकिन यू डोंट नीड टू वरी। अगर ज़्यादा डिले हो जाए तो फिर अगर आपके पास कोई वकील है तो आप उनसे कह के उनको चेज़ कर सकते हैं। पेड इंक्वायरी का जैसे आपने कहा है कि पेड इंक्वायरी करनी है या इस किस्म की एक्टिविटी करनी है तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इस किस्म के डिले आजकल हो रहे हैं, लेकिन वो फिक्र की बात नहीं है जी। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। तो दोस्त ने पूछा था कि सर नेम जो है वो एक ही लिखा हुआ है कि मतलब नेम होता है ना जी, नेम और सर नेम, तो वहाँ पे सिर्फ उनका एक ही आ रहा है सर नेम। तो उस पर क्या वो जो आगे है वहाँ पे कोई वो असल में सिंबल लिखना चाह रहे थे, सिंबल की जगह पे उन्होंने लिख दिया है सिंबल। तो एनीवेज उनका मतलब ये था कि क्या मैं डॉट या कॉमा डाल सकता हूँ? जी बिल्कुल, अगर आप डॉट या कॉमा डाल के आगे चल जाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वो जो सिंबल या सिंबल है तो उसकी जगह पे कोई बड़ा सा अगर फ़ोटो लगाएंगे या कोई इमोजी डालेंगे तो फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम है। तो बाद सर नेम लिखे आगे डॉट डाल के आप आगे बिल्कुल चल सकते हैं जी। दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा आज की इस वीडियो से। UK टाइम 5 o'clock आपके साथ लाइव होऊंगा और वहाँ पे बात होगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।